ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत मतगणना परिणामों पर जीवंत परिचर्चा में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री मधुकर और श्री चंदन कुमार मिश्र। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पूनम किरकेट्टा और कुंदन वर्मा। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार एकांश की ओर से मैं पूनम किरकेट्टा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ और आज मतगणना परिणामों पर जीवंत चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दो वरिष्ठ पत्रकार श्री मधुकर और श्री चंदन कुमार मिश्र, और संचालन में साथ में है कुंदन वर्मा। आप सभी का स्वागत है। जोहार जोहार जोहार। परिणाम से शुरू करते हैं। अभी तक 74 सीटों के परिणाम आ चुके हैं और बाकी 7 जो सीट हैं उसके लिए अंतिम चरण में है मतगणना, और उसके रुझान भी है। उस पर हम रुझान पर बात नहीं करेंगे। जो पक्की सीटें हैं उसमें जेएमएम को 31, कांग्रेस को 15, आरजेडी को 4, सीपीआईएमएल को 2, और इधर एनडीए गठबंधन में भाजपा को 19, आजसू को 1, लोक जनशक्ति पार्टी को 1 और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेपी को 1, जदयू को भी 1, जदयू को भी अब 1 हो गया जी। तो इस परिणाम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी मधुकर जी? देखिए, मेरे लिए तो अप्रत्याशित नहीं है जी। मैं तो झारखंड को जितना जान रहा हूँ, झारखंड के इलेक्शन को जिस ढंग से देखा समझा, उस हिसाब से यह परिणाम आना था जी। आना इसलिए भी था कि झारखंड में जिस ढंग से बाहर से नेता यहाँ ला करके रखे गए थे, इसलिए यहाँ के नेता जो कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो लोग डिप्रेशन में चले गए थे। उनके चलते कार्यकर्ता भी डिप्रेशन में चले गए थे जी। तो जिस उम्मीद से वो लोग बुलाए गए थे उसके उलट पड़ गया जी। दूसरे की हेमंत सोरेन को जेल जाना, हेमंत सोरेन का जेल से लौटना, और इस बीच में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का उभार जी। ये दो चीजें जो है, एक बार लगा था कि चंपई सोरेन के जाने से एक झटका लगेगा जी, लेकिन आप पूरे इलेक्शन के दौरान देखिएगा कि हेमंत सोरेन के परिवार में किसी ने चंपई सोरेन के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जी। जब चर्चा चली चचा ही कहा जी जी। ये रिश्ता जो उन्होंने मेंटेन रखा। दूसरे की मैया योजना जो है ना, यह योजना अद्भुत काम की, बिजली माफी मैया योजना, तो यह बड़ा कारण बना कि ये दे रहे हैं, वो देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कैबिनेट से फैसला कर लिया कि दिसंबर से बढ़ जाएगा, ये राशि इतना हो जाएगा। अब उसका क्या इम्पैक्ट और क्या है वो सब बाद में वो गणित का हिसाब होगा कि सरकार हमको कुछ दे तो रही है जी। दूसरे की आदिवासी गोलबंद हुए। गोलबंद इसलिए हुए कि आदिवासी नेता जो भाजपा के यहाँ थे उनको जिस ढंग से तरजीह मिलनी चाहिए, जो वेटेज मिलना चाहिए, वो साफ साफ दिख रहा था कि इनको नहीं मिल रहा है। बाहर से आयातित नेता जो है वही सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये सारे कारण बने जिन कारणों की वजह से दूसरे जी। हेमंत सोरेन ने जो सबसे बड़ा काम किया कि अपने जो घटक गठबंधन के लोग थे उनके यहाँ भी गए और उनके यहाँ भी जाके सभा की और उसी ढंग से अपने कार्यकर्ताओं से मेहनत कराए जहाँ की जिस तरह से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या जेएमएम के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कर रहे थे। तो इसमें बेईमानी नहीं हुई जी। तो यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हुए अपने नेताओं के चलते, आयातित नेताओं के चलते थोड़ा ज्यादा, और यहाँ जो है वो सबके साथ जाके सब लोग मिल करके कर रहे हैं। तो ये एक फायदा हुआ। तो ये हमको लगता है कि मेरे लिए तो प्रत्याशित था, कहीं से अप्रत्याशित नहीं था कि परिणाम ऐसा नहीं होगा जी। चंदन जी, ये जो परिणाम आए, इस परिणाम को आप झारखंड के भविष्य के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र जो है वह राजनीतिक दलों के सफलता असफलता पर निर्भर करता है। कोई राजनीतिक पार्टी या गठबंधन चुनाव लड़कर जब जीतता है तो उसके बाद उसका दायित्व बढ़ जाता है जी, है ना। ये सरकार जो गठबंधन की सरकार थी पिछले 2019 में चुनकर आई थी, इन लोगों ने 5 वर्ष काम किया, ठीक है। 2 वर्ष इनका कोविड में चला गया, जैसा कहना कि कोविड में हम कुछ काम नहीं कर पाए। लेकिन जो वायदे किए गए थे 2019 में, हम लोग याद करें, वो 2024 तक पूरे नहीं हो पाए, सच मायने में कहिए
तो ईमानदारी से हम लोग इस चीज का विश्लेषण करें तो देखेंगे आप इनके घोषणा पत्रों को देखें। उन्होंने कहा था कि 5 लाख हम हर साल रोजगार देंगे, नहीं दे पाए रोजगार, तो हम आप लोगों को महंगाई बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं 7,000 देंगे, जो ग्रेजुएट हैं उनको हम 5,000 देंगे। कहने का मतलब ये कि जो वायदे किए गए 2019 में 2024 के आखिर तक आप उसे देखेंगे, कसौटी पे कसिए, तो इन सारे वायदों को इन्होंने पूरा नहीं किया। ठीक है, उसके उलट इन्होंने 2 योजनाएं चालू की। एक मैया योजना 3 महीना पहले इन्होंने चालू की। ये कई राज्यों में भाजपा ने प्रयोग किया, इसका लाभ मिला उसको। और मुझे मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, तो उसका सीधा लाभ चुनाव में, महाराष्ट्र का तो चुनाव परिणाम आज आया है, वहां भी इसी ढंग से उनको थम्पिंग मेजोरिटी मिली है। तो जब लाभुकों को, वोटरों को सीधा मौद्रिक लाभ मिलता है तो उसका असर चुनाव परिणाम पर दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ा। लेकिन मेरा अभी मानना है कि जो 2019 से 24 तक जो कार्य इनको करने थे, जो नहीं किया इन्होंने, ये चुनौती अब दुगनी हो गई है जी। इस सरकार को ज्यादा लोगों ने भरोसा जताया है, तो इनका भी दायित्व बनता है कि 2024 से लेकर 2029 तक, अगले 5 साल तक ये राज्य के भरोसा को जीते। चुनाव जीतना तो आपने परिश्रम किया, आपने लोगों को बताया, लोक लुभावन योजनाएं लाई, उसका लाभ लिया, चुनाव जीत गए। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद जो वायदे किए गए हैं चुनाव के दौरान, उनको 2029 तक पूरा करना होगा। झारखंड में बेरोजगारी की समस्या मुंबई खड़ी है, पलायन का वही हालत है ना। बिजली में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, आपने बिजली बिल माफ कर दिए, लेकिन बिजली कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, हमारा रिसोर्सेज क्या होगा। झारखंड के अपने पावर प्लांट की हालत देखिए, तो हम वहां पर कोई आगे कदम नहीं बढ़ा सके। जो हमारी जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, आप चिकित्सा व्यवस्था देख लीजिए, राज्य की हालत खराब है। सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है, इसकी हालत देख लीजिए जाके। वहां पे अगर आप चले गए, जीवित लौट आए, अगर कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज है तो आप भाग्यशाली हैं, नहीं तो फिर छोटे अस्पतालों की और जिला अस्पतालों की बात है। मेरा कहना है कि ये सारी चुनौतियां हैं, इन सबको दुरुस्त करना पड़ेगा आपको। अगर इतने लोगों ने ज्यादा भरोसा दिया, आप 56 सीटें लेकर अगर आप चुनाव जीत कर आए हैं, तो उम्मीदें भी बढ़ी हैं लोगों की, पिछली बार से भी बिल्कुल ज्यादा बढ़ी हैं उम्मीदें, और आपको उम्मीदों को पूरा करना होगा। तब आप गद्दी पे बैठने का जो है हक, 2019 से 24 तक अगर हम कसौटी पे कसें आपके कामों को, तो आप 25% काम नहीं कर पाए। आप लाख पीटें कि 2 साल हम कोरोना में चले गए, लेकिन बाकी 3 साल आपने क्या किया। सरकार एक व्यवस्था चलती है ना, उस व्यवस्था के तहत आपको करना पड़ेगा। आप जो कमिटमेंट करते हैं चुनाव के समय में, उसे आपको पूरा करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था की तगाजा भी यही है कि सिर्फ आप चुनाव जीतने के लिए तो नहीं कमिटमेंट करते हैं और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं, तो ये नहीं चलेगा जी। पूनम जी, परिचर्चा में हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो एक बार हम लोग सुन लेते हैं। इस राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ये चुनावी प्रतिस्पर्धा चली और इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है और राज्य की मतदाता को, इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साह पूर्वक लोगों ने मनाया, विशेषकर हमारे राज्य की आधी आबादी महिला समूह, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने, जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। चंदन जी, हम लोग इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे थे, एनडीए से कहां चूक हो गई
कि पिछले बार के मुकाबले इस बार उनका परफॉर्मेंस और भी खराब रहा। जी, मुझे लगता है कि एनडीए में कई चूक हुई एक साथ। एनडीए ने जो चुनाव अभियान शुरू किया तो पहले स्थानीय नेताओं को लेकर चुनाव अभियान शुरू किया, फिर इनके चुनाव प्रभारी बनकर केंद्र से 2 नेता भेजे गए अलग से, है ना, जो चुनाव अभियान को इन्होंने अपने हाथों में लिया। होता क्या है कि जब आप विधानसभा के चुनाव या पंचायत चुनाव, नीचे स्तर के चुनाव लड़ते हैं तो जनता आपके साथ इंटरेक्ट करती है जी। जनता अपने नेता को जानना चाहती है, अपने नेताओं की बात को समझना चाहती है, और कहीं ना कहीं ऐसा पूरे वातावरण में चुनाव अभियान के दौरान देखने को लगा कि चुनाव कोई और लड़ रहा है और कोई और जो है उसकी भूमिका अदा कर रहा है जी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो यहाँ के नेता थे, जिनको आप सामने चेहरा रख के, फेस रख के आप चुनाव लड़ते या उन्हें सामने लड़वाते तो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती, लेकिन हो क्या रहा था कि हर फैसले में वो चुनाव प्रभारी इतने हावी हो गए थे कि बाकी चीज़ें गौन हो गई। यहाँ के नेताओं की भूमिका ही नहीं पता चल रही थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इनसे क्या मदद ली जा रही है, इनकी क्या भूमिका है। और जहाँ भी देखिए तो चुनाव प्रभारी नज़र आ रहे थे। प्रभारी ना हो तो सौ प्रभारी ज़्यादा प्रमुख रहे, मीडिया हो, जनता के बीच हो ना हो, कार्यकर्ताओं के बीच, और मैनेजमेंट में पूरी पद्धति यहाँ से दिल्ली तक जो है ये। तो मुझे लगता है कि इसका असर पड़ा है जी। दूसरी चीज़ की जो आपने नैरेटिव सेट किया, कई बार होता क्या है कि आप जब नैरेटिव सेट करते हैं तो जनता को कितनी बातें भाती हैं जी, है ना, और प्रतिपक्ष को आप कैसे अपने बातों से हराए चाना हराए, जनता का दिल कैसे जीते। इस मामले में ये जो प्रभारीगण थे ये कहीं ना फेल्योर नजर आए। अब इसलिए लग रहा है कि कई बार आप कटु वचन जब बोलते हैं, किसी पर कटाक्ष करते हैं, तो उस नेता को तो जो महसूस होता है जनता को भी महसूस होता है, और उसका नतीजा आम जन पर दिखाई पड़ता है, और ये दिखाई पड़ा। तो इन सब चीज़ें, दूसरी बात है कि जो मैनेजमेंट का होता है पद्धति पार्टी कार्यकर्ताओं में, एक पद्धति होती है इनकी कि नीचे से ऊपर तक, और वो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता मिलकर आपस में तय करते हैं। लेकिन हो क्या रहा था कि ये कोऑर्डिनेशन का जो मसला इनका था, जो दिखाई पड़ा हम लोगों को कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, है ना। ऊपर हवाई नेता इनके जो है सारी चीज़ों को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और उसी हिसाब से ये पूरी चुनाव अभियान को इन्होंने हाईजैक कर लिया। तो ये इसका असर पड़ा। और ठीक है, हम कह रहे हैं कि आप विपक्ष में थे तो आपको सरकार की कमजोरियों को तो उजागर करना ही था। आप बेहतर जो आपने चुनाव के लिए घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी किया था, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते, है ना, और इनकी विफलताओं को गिनाते, तो मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा लाभ मिलता। ठीक है, कुछ इशू ऐसे होते हैं जहाँ पे जो विपक्ष होता है पस्त हो जाता है। जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे विपक्ष ने सत्ताधारी दल को एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं कि सरकार के खिलाफ वातावरण होना, वो यहाँ भी था। ऐसा नहीं था कि हेमंत सोरेन ने 5 साल में ऐसा कुछ कर नहीं दिया था इस सरकार ने कि चारों तरफ आवाई थी, लोग परेशान तो थे ही लेकिन इन्होंने इसका जो है जनता के बीच ये चीज पहुंचाने में विफलता पाई कि ये मैंने सरकार ने क्या नहीं किया। दूसरा चीज, एक जो नई योजना शुरू की गई उस पर कंपटीशन शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि हम 1000 रुपया देंगे, इन्होंने देना शुरू कर दिया। इन्होंने बीजेपी वालों ने, इंडिया ने कहा कि हम 2100 देंगे, उसके प्रतिपक्ष में क्या जवाब आया कि हम 2500 देंगे। तो ये जो कंपटीशन चलने लगा, इसका भी जो है जनता भ्रमित रही। लेकिन जहां से पैसा मिल रहा था उसके प्रति जो है सीधा आसक्ति होती है, और उसका लाभ मिला सत्ताधारी दल को। एक जो बिजली बिल जो है, मल्लिका जी ने पहले चर्चा की थी कि बिजली बिल माफ करने से इसका लाभ मिला। ठीक है, जिनको बिजली बिल बहुत आता था, बड़े अमाउंट आते थे, उनके माफ कर दिए गए। आम आदमी परेशान रहता है छोटी छोटी चीज़ों से, तो उससे उसको लगा चलो भाई ये सरकार यह कर सकती है, की है, तो हम इसके प्रति अपनी भावना दिखाएं। दूसरा चीज़, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब आप चुनाव जब लड़ते हैं तो आप जातीय गठबंधन को आप नकार नहीं सकते, जातीय समीकरण को आप किनारे नहीं कर सकते। और उसका नतीजा ये हुआ कि इनके जो उम्मीदवार थे, एक नया जो दल उभरा छोटा, उसने जितने उम्मीदवार उतारे, उसने क्या किया, जातीय समीकरण को छिन्न भिन्न कर दिया। जो इनके वोटर थे, इनके जो पॉकेट में सबसे अधिक वोट करने वाले, इनके पक्ष में उतरने वाले, उनको उन्होंने तोड़ दिया। जयराम महतो की पार्टी ने लगता 70 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा, खुद भी जीते। उन्होंने जेएमएम के सिटिंग एमएलए को हराया वहां से, है ना, जगन्नाथ महतो की पत्नी को, जो मंत्री भी रही सरकार में, उनको हराया।
कई जगह उन्होंने आजसू का तो बिल्कुल समीकरण बिगाड़ के रख दिया, भाजपा को भी नुकसान पहुंचाया। तो इनका उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया, तो इसका खामियाजा भी एनडीए को भुगतना पड़ा। तो ये सारे कारण थे जिससे चलते हैं एनडीए को। मतलब चंदन जी ये कह रहे हैं कि जो नैरेटिव्स एनडीए ने सेट किया, शायद जनता ने उसे बहुत दिल से स्वीकार नहीं किया और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। भाजपा हार की अपनी समीक्षा करेगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम उनको सुनते हैं कि इस खराब प्रदर्शन के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जनता का जो निर्णय आया है, ठीक है कि निर्णय अप्रत्याशित है, लेकिन वो निर्णय सरमाथे पर है, जनता मालिक है, उसने जो निर्णय दिया है इसमें से हम अपनी भविष्य की कार्य पद्धति को लिख सकते हैं। अब इस चूक कहाँ हुई इसकी समीक्षा की जाएगी, समीक्षा पार्टी फोरम पर होगी और संबंधित लोग सब सामूहिक बैठेंगे, तब करेंगे और जो समीक्षा का परिणाम निकला वो आप लोगों को बताएंगे। जैसे एनडीए गठबंधन कह रहा है कि वो अपनी पराजय के बारे में वो विश्लेषण करेगा, इसकी समीक्षा करेगा। क्या भाजपा और उसके गठबंधन की ओर से, एनडीए की गठबंधन की ओर से एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने न रखना, जैसे इंडिया गठबंधन ने रख दिया था कि अगर हम जीते तो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होंगे, जनता को पता था कौन अगला मुख्यमंत्री होने वाला है, और ये एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने न लाना, क्या एक वो भी एक फैक्टर रहा क्या लोगों के असमंजस का? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा। इसलिए कि अपने यहाँ जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, तो सिस्टम में है कि विधायक जिसको नेता चुनेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। बहुत सीधी सी बात है जी। यह सर्वविदित था कि हेमंत सोरेन ही होंगे जी। चंपई सोरेन को हटाने के बाद तो और ज्यादा स्पष्ट हो गया था जी। दूसरे की जेल से आने के बाद इन्होंने लगातार 2-3 योजनाओं की जो घोषणा की, 2-3 स्कीम्स जो लिया है, उस स्कीम का तत्काल फायदा मिल गया, तुरंत इनकैश हो गया। कहीं से चेक दिया और चेक तुरंत इनकैश हो गया, ठीक है जी। और उसमें बल्कि कहिए कि सहयोग कर दिया। जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की विपक्ष ने, वो उल्टा पड़ गया उनके, और इससे इनको फायदा हो गया। मुख्यमंत्री का चेहरा देना या प्रधानमंत्री का चेहरा देना, ये इधर की शुरुआत है। मुझे लगता है कि पिछले 10-20 सालों में अगर देखें आप, पहले कहीं नहीं होता था जी। पहले विधायक दल चुनकर आते थे और विधायक दल से नेता चुना जाता था और वो मुख्यमंत्री होता था। कुछ घटनाएं हैं इस तरह की कि लोग अपने से कयास लगाते थे या अपने आप को बताते थे कि हम मुख्यमंत्री होने वाले हैं, हमको कीजिए। अभी भी हुआ, हरियाणा में हुआ, कई लोगों ने अपने को दावा किया, तो हरियाणा का नतीजा आपको पता ही है कि क्या होगा नहीं होगा। यहाँ तो कोई असमंजस ही नहीं था जी। इसीलिए कि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जी सॉरी किसी को चांस ही नहीं था। इन्होंने जो किया था उसमें जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं वो इतने डिप्रेस्ड हो गए थे बड़े नेताओं के आ जाने से जी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हेमंत बिस्वा शर्मा कहीं मुख्यमंत्री नहीं बन जाए यह भी खतरा बन गया था। कहीं शिवराज सिंह चौहान को वहां से उठा करके यहाँ नहीं भेज दिया जाए कि वही क्या कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा किसी को मुख्यमंत्री बनने से आप रोक सकते हैं। बनने के लिए तो कोई भी बन सकता है, 6 महीने बस उसको जीत करके आना है। तो ये कारण मुझे लगता है। उसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल के दिनों में कई राज्यों में इन्होंने प्रयोग किया है कि भाई किसी को मुख्यमंत्री नाम घोषित नहीं किया। आप देखें महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में इन लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजिकल चुनाव लड़ा है ना। देवेंद्र फडणवीस उनके पार्टी के नेता है, बहुत स्थापित नेता है, और उधर जो इनके पार्टी में कहते हैं होना चाहिए कि भाई इन्हीं को चेहरा रख के हम चुनाव लड़े, नहीं लड़ा। उत्तराखंड में भी लड़ा, मध्य प्रदेश में भी नहीं लड़े। शिवराज सिंह चौहान को हम लोग मान के चल रहे थे कि हो सकता है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए, अंत में कोई एक नया नाम मोहन यादव का आया। आप छत्तीसगढ़ देख लें, आप राजस्थान में देखें कि नया नाम आया, कोई नहीं जानता था शर्मा जी को। तो ये इन्होंने कई राज्यों में इसका प्रयोग किया। प्रश्न उसका नहीं था मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एक विषय भाजपा या एनडीए गठबंधन की भूमिका क्या होगी और चुनाव में ये किस तरह जीत कर आते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती। आप देखिए इनके साथी दल आज यूपीए के काफी सफल रहे, है ना। आज जेडीए कांग्रेस ने अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, इनके साथी दलों ने क्या किया। आजसू पार्टी 10 सीटों पर इनको दिया गया था, समझौता हुआ, माना गया था कि फुल प्रूफ गठबंधन है, 1 सीट जीत कर आए किसी तरह। तो आपके साथी दल ने भी आपका सहयोग नहीं किया। अगर वो 5 सीट आते तो आपका टैली बढ़ता, उनका टैली घटता, वो भी नहीं कर पाए, है ना। और
जदयू में 2 को दिया तो 50% होना, एक स्ट्राइक रेटिंग अच्छा रहा लोजपा का, 1 सीट दिया, 1 सीट जीते। तो कहने का अर्थ यह है कि कई एंगल से आप देखेंगे चुनाव परिणाम जो इनके खिलाफ भी है। चंदन जी, आजसू कैसे पिछड़ गया? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक फैक्टर तो जयराम महतो आप बता रहे थे, क्या सिर्फ जयराम महतो ही एकमात्र फैक्टर रहा आजसू की? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर वही था जी। और जयराम महतो का ये बिल्कुल एलानिया ये वादा था लोगों के साथ में कि मैं सुदेश महतो को आगे पनपने नहीं दूंगा, सुदेश महतो को डैमेज करूंगा। पॉलिटिकली उन्होंने डैमेज किया भी। लोकसभा में तो पूरा प्रयास किया था, है ना, वहाँ सफल नहीं हो पाए। उनके जो चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ रहे थे गिरिडीह से, लेकिन विधानसभा तो छोटी इकाई होती है। और विधानसभा में चुन चुन के ऐसे जगहों पे जहाँ जो वोटर बीजेपी के आजसू के थे उनको उन्होंने खींच लिया अपनी ओर। और आप चुनाव के दौरान देखते, प्रचार के दौरान तो देखा कि युवा में किस कदर जो पहले अट्रैक्शन सुदेश महतो की तरफ होता था वो अट्रैक्शन इनके तरफ खींचा जाता था। तो जाहिर है कि जो वोटर आपके थे उनको तो खींच लिया उन्होंने। वो चुनाव जीते या ना जीते, हम हराने में सफल रहेंगे, ये उन्होंने करके दिखा दिया। क्या कारण रहे होंगे उनके इस देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात थी, आप चुनाव के पहले जो युवक यहाँ पे लड़ रहे थे लड़ाई, वो सत्ताधारी दलों के खिलाफ ही लड़ाई लड़े कि भाई हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप 32 का खतियान लागू नहीं कर पा रहे हैं। ये मुद्दा इन्होंने ज्यादा भंजाया और मुखर होकर बोले कि भाई आप जो नौकरी दे रहे हैं, जो परीक्षाएं ले रहे हैं, उस परीक्षाओं में गड़बड़ी साबित हो जा रही है। तो हमारा ये बंदा जो है नया, जो हमारा अवतार सामने आया है राजनीतिक, ये हमें दिलाएगा, यही उम्मीद करता है। और युवा उनके पीछे पागल की तरह हो गए, है ना। हम मीडिया वालों ने भी काफी उनको तवज्जो दी, इसमें कहीं शक नहीं है। हम लोगों ने कहा कि भाई यही है वो बंदा जो राज्य का कल्याण करेगा, युवाओं का कल्याण करेगा। और उसके पीछे आज पूरे एक ही कम्युनिटी के लोग कहीं से ज्यादा उन्होंने उसके पीछे खड़े हो गए। आज महिला हो, पुरुष हो, आज चारों तरफ एक दो आदमी खड़ा होके गाड़ी के बोनट पे भाषण करता था, उसके लिए कोई मंच नहीं होता था। लेकिन भीड़ देखिए, बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में उतनी भीड़ नहीं होती थी। और सुदेश महतो भी उनको भीड़ जुटाने के लिए परिश्रम करना पड़ा, इनकी भीड़ स्वतःस्फूर्त होती थी। तो ये सारी चीजें जब सामने दिखाई पड़ती हैं, और भाई आप 10 सीट लड़ सकते हैं, 20 सीट लड़, उन्होंने 70 सीट पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने जहां जहां जिसको डैमेज करना था उन्होंने किया जम के, और एक खुद 20 सीट जीती। तो जो सीट सोचिए कि राज्य बनने के बाद से जगन्नाथ महतो किसी को छूने नहीं दिया, वो चले गए, बेचारे दिवंगत हो गए। तो उनकी पत्नी जीती बाई इलेक्शन में फिर, लेकिन उनको भी हराने में सफलता पाई। तो हम तो कह सकते हैं कि वो एक युवाओं के बीच में सिर्फ एक चीज प्लस कर लीजिए कि जगन्नाथ महतो भी वैसे ही फायर ब्रांड नेता थे जो जयराम महतो है। जी। ये जो समानता दिख रही है, वो एक फायर ब्रांड नेता चाहिए तो फायर ब्रांड नेता जयराम। हाँ, लेकिन जगन्नाथ महतो पूरे राज्य में उनकी पहचान नहीं थी, वो उस पर्टिकुलर इलाके के थे। आइए उनकी पहचान कोल्हान से लेकर बहुत कम समय में, बहुत कम समय में। असल में इन्होंने इतने जो कैंडिडेट उतारे, हाँ, तो इससे उनको पहुंच कैंडिडेट ने जो सवाल उठाया ना, जो बेरोजगारों का सवाल उठाया, बेरोजगारी का सवाल उठाया जी, जो जेपीएससी और वो स्टेट सर्विस में क्लर्क वगैरह की जो नौकरी होती है, इन सब लोगों का जो सवाल उठाया, वो सवाल सबके लिए जेन्युइन था। दूसरे की सुदेश महतो इस बीच में एग्रेसिवनेस कहीं से नहीं रह गया था। हर जगह उनका समझौता दिख रहा था कि हर जगह समझौते पर समझौता किए जा रहे हैं, बस उनको अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। ये एक बड़ा कारण। जी 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 जी। हम सरकार गठन पर भी चर्चा करेंगे अभी अपने साथियों के साथ। इससे पहले एक सीट है बड़कागांव, जहां काफी मशक्कत के बाद बीजेपी के रोशनलाल चौधरी ने जीत दर्ज की है। हम एक बार सुनते हैं उनको भी कि जीत के बाद उन्होंने क्या कहा। मेरे जो लंबे समय के 20 वर्षों के व्यक्तिगत संबंध रहे हैं जमशेदपुर के लोगों से, विभिन्न पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बड़कागांव विधानसभा के सभी जनता मतदाता को हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे विधायक के रूप में जो सम्मान दिया है, लगातार 20 वर्षों से क्षेत्र में राजनीतिक रूप से जुड़े रहे, 3 बार पहले भी चुनाव लड़े। चुनाव हारने के बावजूद भी हम क्षेत्र में रहे, लोगों के साथ, क्षेत्र के समस्याओं के साथ जुड़े रहे। और जिस विश्वास के साथ वहाँ की जनता ने जो मुझे सम्मान दिया है विधायक के रूप में, आने वाले समय में बड़कागांव विधानसभा के विकास के लिए और वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। एक सेवक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा हमेशा करेंगे। पहला प्राथमिकता है बड़कागांव विधानसभा की सभी बुनियादी समस्याओं का समाधान, जिनको मैं लगातार 20 वर्षों से देखा हूँ, अनुभव किया हूँ, उनका समाधान करूँ।
जदयू से जमशेदपुर वेस्ट से जो सीट निकली है सरयू राय ने जीता है, उनकी भी प्रतिक्रिया एक बार सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लंबे समय के 20 वर्षों के व्यक्तिगत संबंध रहे हैं जमशेदपुर के लोगों से, विभिन्न पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्तर के सबों ने मिलकर मेरे पक्ष में काम किया, माहौल बनाया और मैं चुनाव जीत सका। इस क्षेत्र में विकास के अवसर बड़ी सीमित है। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा के पश्चिम के क्षेत्र में तो टाटा स्टील का ही साम्राज्य है, वहाँ बस्तियां हैं, बस्तियों में पहले भी काम किया था, उन काम को आगे बढ़ाऊंगा। मानगो नगर पालिका पर हम विशेष ध्यान, मानगो नगर पालिका एक स्वस्थ नगर पालिका की तरह से काम करे। चंदन जी, सत्ता में वापसी तो हो गई है इंडिया ब्लॉक की। कल सीएम आवास पर सुबह इंडिया अलायंस के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक बुलाई गई है, संभवतः उसमें विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। क्या अब सरकार की जो सरकार गठन की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी? मुझे लगता है बहुत ही आसान कर दिया है जी। जब किसी दल या गठबंधन को बहुमत आ जाता है जी। तो ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती है। और मुख्यमंत्री कौन होंगे ये सर्वविदित है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। एक औपचारिकता होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में हेमंत सोरेन चुने जाएंगे नेता, और उसके बाद नेता चुने जाने के बाद सभी दलों के अलग अलग विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल उन लोग अपना नेता चुनेंगे और एक सर्वसम्मति पत्र बना के राज्यपाल के सामने क्लेम किया जाएगा कि साहब हमारे विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन जी चुने गए हैं और हम सरकार बनाने के लिए दावा पेश करते हैं, हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। फिर राज्यपाल उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और फिर डेट इन्हीं से मांगेंगे कि भाई आप कब तक शपथ लेना चाहेंगे। फिर जब समय दें फिर शपथ लेने की प्रक्रिया होगी। अब ये इनको देखना होगा कि शपथ के साथ जो अपनी शपथ लेंगे तो पूरी कैबिनेट को शपथ दिलाएंगे या फिर या टुकड़े में लेंगे, ये तो इनकी इच्छा पर है। अब मुख्यमंत्री की इच्छा पर ही सब कुछ चलेगी बातें, क्योंकि नेता भी यही हैं। और फिर जिस दिन शपथ लेंगे उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मधुकर जी से एक सवाल कर रहा हूँ, ये अब इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है फिर से, कितनी चुनौतियां होंगी इस सरकार के सामने? चुनौतियां हैं जी। मुख्यमंत्री ने कई बार घोषणा की है कि 70% से ज्यादा महिलाएं एनेमिक हैं, लगभग 68-65% लोग पुरुष एनेमिक हैं, लगभग 72-75% बच्चे एनेमिक हैं। इससे बड़ी समस्या क्या होगी? जी। सबसे धनी राज्य, सबसे ज्यादा गरीब लोग यहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा कुपोषण यहाँ है। समस्या ही समस्या है। समस्या यह भी है कि बजट के लिए जो राशि एलोकेट की जाती है ग्रामीण विकास के लिए, कृषि विकास के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए, उसमें से सबसे ज़्यादा राशि रिफंड हो जाती है, लौट जाती है, खर्च नहीं हो पाती है। यह समस्या है। काम करना होगा। काम ये क्यों लौट रहा है? काम नहीं हो रहा है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। आंगनबाड़ी पर जो आप खर्च कर रहे हैं, अगर टोटल रकम को जोड़ दीजिए तो वो घर घर अगर पैसा दे दीजिए जैसे मैया योजना में दे रहे हैं, बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे। जी। समय थोड़ा कम बचा है। चंदन जी आप बताइए, फूलों का सेज साबित होगा हेमंत सोरेन के लिए? नहीं, फूलों का सेज तो अब साबित नहीं होना, इसलिए कांटों का सेज ही होगा। और इसलिए कि इनको कहीं ज्यादा काम करना पड़ेगा। 2019 और 24 के बाद 24 से 29 के बीच में इन्हें ज्यादा काम करना होगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। जो वायदे किए हैं पूरा करना पड़ेगा। आप सब हमारे स्टूडियो में आए, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। आप सबको भी धन्यवाद और जोहार। अभी आप सुन रहे थे झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत मतगणना परिणामों पर जीवंत परिचर्चा में भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री मधुकर और श्री चंदन कुमार मिश्र। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम किरकिट्टा और कुंदन वर्मा।